दोस्तों नमस्कार। राजनीति तो बदली है। इस देश की पारंपरिक राजनीति अब कोई मायने रखती नहीं है। इस देश में मुद्दों का उठना या मुद्दों का बनना या फिर वोटों के ध्रुवीकरण की सियासत भी शायद चुनावी जोड़तोड़ में अब मायने रखती नहीं है। सत्ता जैसे चाहे वैसे खेल खेल सकती है, लेकिन सत्ता के भीतर भी कई उलझनें होती हैं और उसके अंतर्विरोध उसे खुद ही उलझाते चले जाते हैं। इसीलिए आज की तारीख में कोई यह कहे कि विपक्ष अपनी राजनीति से सत्ता को डिगा सकता है तो शायद यह बालपन होगा। और अगर कोई यह कहे कि सत्ता विपक्ष पे यह आरोप लगा रही है कि इस देश के भीतर राजनीतिक ध्रुवीकरण वह करना चाहती है तो शायद यह भी बालपन ही होगा। क्योंकि राजनीतिक सत्ता के इर्द गिर्द जब चुनाव भी सिमट जाए, ठहर जाए, तो फिर मुद्दे मायने रखते नहीं हैं। लेकिन इसके बावजूद देश के भीतर हिंदू मुस्लिम शब्द कहीं ना कहीं वोटों के ध्रुवीकरण के आश्रय राजनीतिक दलों को या तो परेशान करता है या राजनीतिक दलों को मौका देता है। अब आप अपनी बात कह लीजिए। लेकिन शायद 2025 में यह सवाल भी अब छोटा पड़ गया है, क्योंकि पहली बार नागपुर, और नागपुर में भी जहां पे संघ का हेडक्वार्टर है, वह दरअसल उस जद में आकर खड़ा हो गया जिसकी कल्पना इससे पहले कभी किसी ने, कम से कम नागपुर में रहने वाले लोगों ने तो कभी नहीं की होगी। नागपुर में महाल का इलाका है, चिटनेस पार्क है, इसके इर्द गिर्द चारों तरफ स्वयंसेवकों के परिवार खूब रहते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि जिन इलाकों में कल रात कर्फ्यू लगाया गया, जिस दायरे में धारा 144 लगाई गई, जिस जगह पर शोर था, हंगामा था, आगजनी थी, सब कुछ था, वो इलाका दरअसल संघ के हेडक्वार्टर के पहचान के तौर पर है। लेकिन नागपुर का मतलब सिर्फ संघ नहीं है, यह समझना चाहिए। और नागपुर में शायद इसीलिए बीजेपी कभी अपने बूते चुनाव जीत नहीं पाई। अगर आप 2014 जो दिल्ली में सत्ता परिवर्तन होता है और नागपुर के दौर में एक वक्त विधानसभा में राजनीति करने वाले नितिन गडकरी लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं 2014, 2019, 2024। नितिन गडकरी तीनों बार लोकसभा का चुनाव नागपुर से जीत गए। लेकिन यह तो इस दौर में प्रधानमंत्री मोदी का प्रभाव है, जिसने राष्ट्रीय तौर पर उन्हें ही केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया। और बीजेपी पूरी की पूरी पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूरे स्वयंसेवकों की कतार के साथ प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता के छाए तले खत्म सा होता दिखाई देने लग गया। यानी नागपुर की राजनीति को गडकरी चलाते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि नागपुर को कभी भी आरएसएस चला नहीं पाई। नागपुर की राजनीतिक जमीन पर बीजेपी को अपने बूते जीत कभी नहीं मिली। वो चाहे 92 का दौर याद कर लीजिए, जब बाबरी मस्जिद विध्वंस था, या उससे पहले जो इस देश में अयोध्या आंदोलन की शुरुआत बीजेपी ने की थी। इन तमाम परिस्थिति में आजादी के बाद से 2014 तक सिर्फ एक बार बीजेपी का उम्मीदवार लोकसभा का चुनाव जीतता है। वह शख्स भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होता है, तब जीत पाते हैं, और वो नाम बनवारी लाल पुरोहित का था। लेकिन आज इन पन्नों को क्यों खोला जाए या क्यों खोलने की जरूरत है? शायद आज संघ के परिप्रेक्ष्य में, बीजेपी के अपने अंतर्विरोध और भीतर बचे घमासान के परिप्रेक्ष्य में, राष्ट्रीय तौर पर विपक्ष गायब है, लेकिन संकट बीजेपी और संघ के भीतर है। बीते 10 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी ने कभी भी नागपुर का रास्ता सर संघ चालक से मुलाकात के लिए संघ के हेडक्वार्टर जाने का सोचा नहीं। लेकिन पहली बार वह 30 तारीख को नागपुर जाएंगे और संघ के हेडक्वार्टर भी जाएंगे। दिल्ली में आपने जगमग बिल्डिंग देखी होगी, संघ के नए हेडक्वार्टर की बिल्डिंग। नागपुर में ऐसी बिल्डिंग नहीं है। वो अभी भी कई जगहों पर खंडर तो नहीं कहेंगे, लेकिन पुरानी इमारतों में सिमटी हुई है।
अब उसके भी विस्तार की जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी हो सकता है वहां जाएं और उसके बाद ये चीजें शुरू भी हो जाए, लेकिन 10 वर्षों में पहली बार प्रधानमंत्री मोदी 30 मार्च को जब पहुंचेंगे नागपुर में संघ के हेडक्वार्टर में, वह दौर वर्ष प्रतिपदा का होगा। वर्ष प्रतिपदा की पहचान डॉक्टर हेडगेवार की जयंती के साथ जुड़ी है। नव वर्ष की शुरुआत गुड़ी पड़वा पर्व और 1 अप्रैल माना जाता है अंग्रेजी की तारीख के मुताबिक, लेकिन वर्ष प्रतिपदा का मतलब संघ के सामने तमाम स्वयंसेवक जमा होते हैं, वह किसी भी क्षेत्र में किसी भी पद पर रहे हों, और प्रधानमंत्री उस दौर में जाएंगे और उस दौर में स्वयंसेवकों की मौजूदगी डॉक्टर हेडगेवार के सामने नतमस्तक होकर संघ की विचारधारा और संघ से उम्मीद के आसरे भविष्य के भारत की जो भी परिकल्पना संघ ने की डॉक्टर हेडगेवार के दौर में, वह वहां पर नतमस्तक होते हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी नतमस्तक होंगे। डॉक्टर हेडगेवार जिस घर में रहते थे, संयोग से उस घर के दायरे में आने वाला मोहल्ला भी कल रात कर्फ्यू में ग्रस्त था, वहां भी कर्फ्यू लगा हुआ था। और जब इस परिप्रेक्ष्य में आप नागपुर को लेकर समझना चाहें तो एक क्षण के लिए एक पन्ना अतीत का और खोल लीजिए। यह पन्ना 1992 6 दिसंबर का है। बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद तकरीबन संघ के हेडक्वार्टर से 4.5-5 किलोमीटर की दूरी पर एक मोहल्ला मोमिनपुरा है। वहां पर सबसे बड़ी तादाद मुस्लिमों की ही है। मुस्लिमों ने उस वक्त जो 6 दिसंबर को हुआ 1992 में, उसके बाद उन्होंने कहा कि हम एक विरोध में प्रदर्शन करना चाहते हैं और अपनी गली से निकलकर सड़क पे आके आगे से फिर मुड़ जाएंगे और अपनी गली में वापस आ जाएंगे। बिल्कुल एक लंबी गली की तर्ज पर यह मोमिनपुरा का इलाका है। लेकिन 1992 6 दिसंबर को इजाजत मांगी गई, इजाजत मिल भी गई, लेकिन अंतिम वक्त में सड़क पर आने से रोक दिया गया। उस समय नागपुर के कमिश्नर पुलिस इनामदार हुआ करते थे। गोलियां चल गई, 1 दर्जन से ज्यादा लोग मारे गए और पूरे नागपुर में कहीं कुछ नहीं था, लेकिन उस जगह पर मौतें हुई थी। इसके अलावा नागपुर में दंगों की परिस्थिति जब जब जिस रूप में भी याद करेंगे तो हो सकता है कुछ जगहों पर बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति से खिलवाड़ हुआ, वो इंदौरा का चित्र हो, तो लोगों के भीतर आक्रोश उभर आया। क्योंकि नागपुर की पहचान अगर संघ के हेडक्वार्टर से है तो नागपुर की पहचान बाबा साहब अंबेडकर के धम्म परिवर्तन से भी है, जो उन्होंने 1956 में दशहरा के दिन ही किया। और इसीलिए दशहरा के दिन आज भी नागपुर में 2 बड़े समारोह जरूर होते हैं। एक तरफ बाबा साहब अंबेडकर के लिए बड़ी तादाद में 1 करोड़ तक बौद्ध वहां पर जमा होते हैं और दूसरी तरफ सरसंघ चालक वहां पर दशहरा के दिन शक्ति पूजा करते हैं। लेकिन इस परिप्रेक्ष्य को बताने की जरूरत सिर्फ इतनी भर है कि दरअसल माहौल में इससे पहले कभी इस तरीके के हालात कभी नहीं हुए। लेकिन जो कल हुआ वह संकेत किस बात का है? वह संकेत 3 बातों का है। पहली बात, महाराष्ट्र की राजनीति में दिल्ली नहीं चाहती थी कि किसी भी हालत में देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने। संघ चाहता था कि देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के अध्यक्ष बने। खुद देवेंद्र फडणवीस ने कहा अध्यक्ष बाद में बन जाएंगे, लेकिन अभी हम मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, क्योंकि हमने उस दौर में बड़ी जहालत सही जब राजनीतिक प्रयोग दिल्ली के इशारे पर हो रहे थे और एकनाथ शिंदे को सीएम बना दिया गया और मेरे नीचे से सीएम की कुर्सी खींचकर मुझे डिप्टी सीएम यह कहकर बना दिया गया। राजनीति में यह सब करना पड़ता है, तो मैं तो सीएम बनूंगा। देवेंद्र फडणवीस सीएम बन गए। यह पहली परिस्थिति है। दूसरी परिस्थिति, इस दौर में देवेंद्र फडणवीस जिस कट्टर मिजाज के साथ राजनीति कर रहे हैं और जब अलग अलग मौकों पर उनके भाषणों को सुनिए तो इससे पहले के टर्म में ऐसी भाषा और ऐसे उग्र तेवर देवेंद्र फडणवीस ने नहीं दिखाए थे जो पहले टर्म में वह मुख्यमंत्री थे।
लेकिन दूसरे टर्म की परिस्थिति कुछ और है। और यह किस रूप में है, आप याद कर सकते हैं उनके भाषण को सुनते वक्त कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में इसी तर्ज पर भाषण देते हैं, जहां पर हिंदुत्व का सवाल हो, जहां पर हिंदू मुस्लिम का सवाल हो, जहां पे सनातनी भाव हो, जहां पे हिंदुत्व की संस्कृति का जिक्र हो। इन तमाम परिप्रेक्ष्य में बड़े ही उग्र तेवर योगी आदित्यनाथ के भी होते हैं। हमें लगता है एक क्षण के लिए जो तेवर इस दौर में देवेंद्र फडणवीस के औरंगजेब को लेकर रहे, सुन लीजिए छोटा सा हिस्सा। पण एक वचन तुम्हाला निश्चितपणे देतो, काहीही झालं तरी या महाराष्ट्रामध्ये औरंगजेबाच्या कबरीचं महिमा मंडन होऊ देणार नाही, त्याचं उदात्तीकरण होऊ देणार नाही। त्याचं उदात्तीकरण करण्याचा कोणी प्रयत्न केला तर तो प्रयत्न त्याच ठिकाणी चिरडून टाकण्याचं काम या आम्ही केल्याशिवाय राहणार नाही। हे वचन छत्रपती शिवरायांच्या या मंदिराच्या समोर आपल्या सर्वांना। शब्दों के बाण, उग्र तेवर, यह परिस्थिति देवेंद्र फडणवीस बड़े ही पारिवारिक परिस्थितियों के साथ राजनीति करने वाले जाने जाते रहे और बड़े ही नरम और कोमल शब्दों का इस्तेमाल करते। लेकिन इस दौर में चीजें बिगड़ रही हैं या बीजेपी और संघ के भीतर का घमासान उन्हें अपने कद को बढ़ाने की दिशा में ले जाने के लिए मजबूर कर रहा है, क्योंकि नई परिस्थिति में योगी आदित्यनाथ का मुख्यमंत्री बने रहना दिल्ली से ज्यादा संघ पर टिका हुआ है, क्योंकि संघ ही योगी आदित्यनाथ के पीछे खड़ा हुआ। नया सवाल है कि बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा, और बीजेपी का जो अध्यक्ष होगा उस अध्यक्ष की मौजूदगी के बाद आरएसएस भविष्य के प्रधानमंत्री की खोज करेगा। ठीक उसी तर्ज पर जैसे अटल बिहारी वाजपेयी 2004 में हार गए थे, तो उसके बाद या उस समय याद कीजिए तो सरसंघचालक कुप से सुदर्शन खुले तौर पर कहते थे हमें नई पीढ़ी तलाशनी होगी। उस दौर में 3-4 नाम भी आए थे, उसमें एक नाम नितिन गडकरी का भी था। गुजरात के मुख्यमंत्री जिनका निधन हो चुका है उनको भी याद कर लीजिए, शिवराज सिंह चौहान, उनका भी नाम था। नरेंद्र मोदी उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनका भी नाम था। यानी नई पीढ़ी को सामने लाना है, पहले से ही संघ इसकी मशक्कत शुरू कर देता है। और अब यह सवाल बीजेपी के भीतर हो ना हो, लेकिन संघ के भीतर बड़ा हो चला है कि भविष्य की कतार कौन सी होगी, यह अभी से तय करना होगा। तो शुरुआत में बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा, तो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने रहें कम से कम 2027 तक। लेकिन दिल्ली को तो लगता है कि 2024 में जो हार मिली यूपी के भीतर, उसके पीछे योगी आदित्यनाथ थे, जो कह रहे थे कि दरअसल बड़बोलापन ही ले डूबा। केशव प्रसाद मौर्य जबकि जवाब दे रहे थे, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आपने अपने आप की अपनी सरकार को पार्टी से बड़ा कर लिया इसलिए हार गए। तो अगला सवाल यह भी होगा 2027 में अगर चीजें ठनी रह गई तो फिर योगी आदित्यनाथ चुनाव कैसे जीतेंगे, अगर दिल्ली ने मन बना लिया तो क्या 30 मार्च को सरसंघचालक से मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी का संघ के सामने नतमस्तक होना है, या फिर भविष्य की रणनीति बनाने से पहले एक मुलाकात करनी है। इसके साथ एक तीसरी परिस्थिति भी जोड़िए, यह गुजरात की परिस्थिति है। गुजरात के मुख्यमंत्री, उनको घेरने के लिए इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह के करीबी पाटिल साहब हुआ करते थे, जो अब दिल्ली में पहुंचकर मिनिस्टर बन चुके हैं। और अब गुजरात क्या हाथों से फिसल चुका है, वहां के मुख्यमंत्री भी आरएसएस के रास्ते चलते हैं, और इसीलिए गुजरात में बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा इसको लेकर भी उलझने। और खुद प्रधानमंत्री मोदी जो है 1 बार 2 बार 3 बार कई बार यात्राएं गुजरात की कर चुके हैं, क्योंकि कमान हाथ से निकल रही है। और इन परिस्थितियों में कोई ना कोई सुर ताल कहीं ना कहीं आनंदीबेन का भी है, जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है। और जब कुंभ लगा तो कुंभ में बकायदा वो मुलाकात करने किनसे गई? कुंभ का बड़ा बेड़ा प्रवीण तोगड़िया लगाए हुए थे, वही प्रवीण तोगड़िया जो गुजरात से आते हैं, जो गुजरात के बीजेपी के लोग आज भी दावा करते हैं तो मुख्यमंत्री तो प्रवीण तोगड़िया को बनना था। लेकिन तब नरेंद्र मोदी के साथ जो यारी थी वह कच्छ चले गए परिस्थितियों को देखने समझने, और इन सब के बीच उन्होंने आगे कर दिया नाम
नरेंद्र मोदी का तो वो मुख्यमंत्री बन गए, उसके बाद से जो खटपट शुरू हुई उसमें आज तक सहमति बन नहीं पाई दोनों के बीच में, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्री के बाद जिस रास्ते को पकड़े उसमें अब किसी को साथ लेकर चले नहीं। लेकिन फिर से लौटिए दूसरे बड़े मुद्दे पर, तो 3 बड़े राज्य, वो गुजरात है, वो महाराष्ट्र है, वो उत्तर प्रदेश है, दिल्ली के इशारे पर नहीं चलता है। और दिल्ली इस दौर में जान गया कि संघ अपने साथ चाहता है। बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा उसे वो अपने साथ देखना चाहता है। तब अगला सवाल है कि इन सब के बावजूद भी संघ अगर ताकतवर हो गया तो फिर नागपुर क्यों जला? और नागपुर के भीतर की यह चिंगारी ऐसे वक्त में जिसका खुले तौर पर इजहार हर पॉलिटिकल पार्टी कर रही है। गोलवलकर के वक्त में एक बाला साहब ठाकरे एक बार नागपुर गए थे और उन पर वहां पर कम्युनिस्टों ने हमला कर दिया था। वो बड़े पुराना किस्सा है, लेकिन शिवसेना हिंदुत्व को लेकर संघ के साथ ताल्लुकात तब के हैं, इसीलिए हमने इसका जिक्र किया। अब उसी शिवसेना उद्धव ठाकरे के संजय राउत जब कहते हैं अच्छा आप महाल का मतलब जानते हैं क्या होता है? नागपुर में हिंसा होने का कारण नहीं है। नागपुर आरएसएस का गढ़ है, आरएसएस का हेडक्वार्टर मुख्यालय नागपुर में है। वहाँ मोहनराव भागवत जी बैठते हैं, पूरा हिंदुत्व का प्रखर हिंदुत्व का कुंबा वहाँ बैठते हैं। वहाँ देवेंद्र जी का चुनाव क्षेत्र है, वहाँ दंगे कौन कह रहेगा कि उसकी हिम्मत है? गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस जी है, मुख्यमंत्री देवेंद्र जी है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष बावनकुळे नागपुर से है और 4 मंत्री आसपास है। कोई हिम्मत कर सकता है? यानी राजनीति करने वाला हर शख्स जानता है कि बीजेपी और संघ के भीतर की जो हलचल मची हुई है उसमें विपक्ष का कोई योगदान है ही नहीं। और भारत की राजनीति में चुनाव की जीत हार में विपक्ष का योगदान मौजूदा वक्त में जिस तरीके से खत्म हो गया है, ऐसे में मुद्दा क्या मायने रखेगा? मुद्दा कोई भी उठा लीजिए, किसी भी रूप में उठा लीजिए, वह कोई मायने रखता नहीं है। और शायद इसीलिए बीजेपी के भीतर की हलचल भविष्य के बीजेपी को देखना चाहती है और उसमें संघ का योगदान चाहती है। संघ भविष्य के बीजेपी के साथ साथ अपने भविष्य को भी तौल रहा है और यह मानकर चल रहा है कि कोई अमृत पीकर नहीं बैठा है। तो भविष्य को लेकर तो बीजेपी का अध्यक्ष और इस देश में प्रधानमंत्री पद का कौन शख्स चेहरा होगा, इसको लेकर रणनीति तो बनानी होगी। और प्रधानमंत्री मोदी जब वर्ष प्रतिपदा के मौके पर हेडक्वार्टर पहुंचेंगे तो इसका मतलब बहुत साफ है कि वह भी संघ के सामने नतमस्तक हैं, क्योंकि संघ ने अपने तौर पर इस दौर में जो भी मशक्कत बीजेपी को संभालने को लेकर की या बीजेपी के भीतर की आवाज ने खुद को संभालने को लेकर संघ से गुहार लगाई, इसकी पहुंच और पकड़ दिल्ली के भीतर मची तो जरूर है। शायद इसीलिए यह भी बालपन है कि खुद अमित शाह और योगी आदित्यनाथ अपने अपने चेहरों के आश्रय भविष्य के प्रधानमंत्री पद को देखते हैं। यह उनका बालपन है। संघ जिस दृष्टि के साथ राजनीति साधना चाहता है और उसमें एक नई राजनीति का घोल जो देवेंद्र फडणवीस के गवर्नेंस के तौर पर महाराष्ट्र की राजनीति में उभर कर आया है, वो शायद चेतावनी है बीजेपी के साथ खड़े उन तमाम छत्रपों की। उसमें आप नीतीश कुमार का जिक्र कर सकते हैं कि बीजेपी का विस्तार हर छत्रप को हड़पेगा ही और बीजेपी की राजनीति कमोवेश इस देश की उस सोशल इंजीनियरिंग या फिर उस जाति जनगणना के आधार पर जिसका जिक्र राहुल गांधी करते हैं, उसे कुंद करने की दिशा में बार बार कदम बढ़ाएगी और बहुत उग्र होकर कदम बढ़ाएगी। शायद इसीलिए आज प्रधानमंत्री पार्लियामेंट के भीतर एकाएक कुंभ को लेकर भाषण देने लगे और बाहर राहुल गांधी ने कहा वह तो ठीक है, हम तो मानते हैं यह संस्कृति है, लेकिन जो वहां पर जिन्हें मौत हो गई उनके प्रति श्रद्धांजलि देनी थी और जो युवाओं की पूरी भीड़ नजर आ रही थी उन्हें रोजगार देने का जिक्र भी तो कीजिए।
लेकिन इस परिस्थिति को जरा समझिए कि भारत की राजनीति में बीजेपी और संघ की पूरी बिसात में राहुल गांधी के ये वक्तव्य कोई मायने रखते नहीं हैं, क्योंकि जिस सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों का राजनीतिकरण करके बीजेपी और संघ भविष्य में संघ और बीजेपी को देख रही है, उसमें यह पारंपरिक राजनीति का घोल इस समाज के भीतर ना तो साथ मिल पाएगा और ना ही उस सुरक्षा के बीच उन बातों को समझा पाएगा कि कैसे इस दौर में हिंदुत्व या हिंदू समाज असुरक्षित कैसे हो गया। और यह संकट की परिस्थिति सत्ता और वह भी संवैधानिक पदों पर बैठे हुए नेता जब खुले तौर पर इस राजनीति को बिछाएंगे तो फिर राजनीति का यह चेहरा जो कल रात में महाल में था, वो दृश्य वाकई हैरान करने वाला था, क्योंकि ऐसा दृश्य नागपुर में कभी नजर नहीं आया। और हम जब महाल के इलाके का जिक्र कर रहे हैं तो एक चीज समझिए, जिन इलाकों के भीतर कर्फ्यू लगाया गया वह कोतवाली, गणेशपेट, लकड़गंज, पंचावली, शांतिनगर, सक्करदरा, नंदनवन, इमामबाड़ा, यशोधरा नगर, कपिल नगर, ये पूरे के पूरे इलाके जो हैं, ये इलाके स्वयंसेवकों के परिवारों से जुड़े हुए इलाके हैं। और इन इलाकों में अक्सर वर्ष प्रतिपदा के दिन मार्च करते हुए स्वयंसेवक निकलते हैं। उन जगहों का यह दृश्य यह दृश्य देखकर हो सकता है आपके जहन में यह भी सवाल हो कि ऐसे दृश्य तो हमने संभल में भी देखे, और संभल को जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने संभाला या फिर संभल को राजनीतिक तौर पर अपनी बिसात के अनुकूल कर लिया, उसमें कोई दूसरा बीजेपी का नेता या जिस हिंदुत्व का जिक्र संघ के आसरे बार बार विपक्ष निशाना साधता है, उसमें तो योगी आदित्यनाथ नायक हो गए। तो फिर यह महाल के इलाके में जहां से खुद देवेंद्र फडणवीस नागपुर के हैं, नितिन गडकरी नागपुर के हैं, महाल में सरसंघचालक की मौजूदगी रहती है, उस इलाके की यह परिस्थिति तो क्या एक झटके में संभल से चीजें शिफ्ट होकर महाराष्ट्र चली गई, योगी आदित्यनाथ से चीजें शिफ्ट होकर देवेंद्र फडणवीस की तरफ चली गई, या फिर बीजेपी के भीतर अपने कद को कैसे बढ़ाना है और किस रूप में आकलन भविष्य की राजनीति को लेकर करना है, इसकी लड़ाई शुरू हो गई है। और संघ अपने तौर पर यह अब मैसेज देने को तैयार है कि दिल्ली देख लीजिए 30 मार्च को हमारे दरवाजे पर आएगी, 10 बरस में जो नहीं आई वो वर्ष प्रतिपदा के दिन उस दिन पहुंचेगी। यह मैसेज संघ और बीजेपी के भीतर भविष्य को साधने को लेकर है, और शायद यह अपने अंतर्विरोध का फल है क्या, जिसके पीछे ना तो राजनीति को साधा जा सकता है, क्योंकि हमने आपसे शुरू में ही कहा था इस राजनीति के आश्रय वोटों का ध्रुवीकरण हो जाए और वोट किसे मिल जाए, अब यह सारी बेकार की बातें हैं, क्योंकि इस देश में वोट कहां किसे पड़ते हैं और गिना कौन जाता है और जीत कर कौन आता है, यह सारी चीजें कैसे तय होने लगी है, उसमें यह मायने नहीं रखता है। लेकिन उसके बावजूद भी पार्टी के भीतर जब एक मनोभाव रहे और संघ एक मनोभाव के साथ उस पार्टी के भीतर की जीवंतता को अतीत काल में ले जाकर भविष्य देखना चाहे तो क्या होगा। यानी एक दायरे के भीतर बीजेपी और संघ की समूची बिसात चल रही है, उसमें कौन आगे रहेगा, कौन पीछे रहेगा, कौन किस मुद्दे के आश्रय बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, ये सारे सवाल हैं। ये ठीक वैसे ही सवाल है जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक जब बना तो उस वक्त उनके पास कोई वक्ता नहीं था। सावरकर जहां जहां भाषण देते थे, उस भाषण के बाद उस भीड़ को अपनी बात सुनाने के लिए आरएसएस के लोग पहुंच जाते थे और अपनी बात उस भीड़ के सामने कहते थे। सावरकर हिंदू महासभा से जुड़े थे, वही हिंदू महासभा की कड़ी योगी आदित्यनाथ तक जाती है।
जो वहां से निकलकर बीजेपी में शामिल हुए और फिर मुख्यमंत्री बन गए, चुनाव जीता और उसके पीछे आरएसएस खड़ी हो गई क्योंकि उस धारा की मौजूदगी चाहिए थी। हमारे पीछे जो तस्वीर लगी हुई है यह दरअसल अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के दिन की तस्वीर है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ मोहन भागवत जी की भी मौजूद है, सरसंघचालक। लेकिन राजनीतिक तौर पर अयोध्या ने झटका ही दे दिया और एक मैसेज बीजेपी के भीतर जरूर दिया कि मौजूदा वक्त में दिल्ली की राजनीति के आसरे धर्म के लकीर पर चलना जीत के लिए शायद मुश्किल होगा, और वही हुआ। अब सवाल यह है कि राहुल गांधी जिस राजनीति को साधने इस देश में निकले हैं, उस राजनीति के दायरे में हिंदू मुस्लिम नहीं आता है। यहां तक कि छत्रपों की राजनीति के दायरे में भी हिंदू मुस्लिम नहीं आता है। तो फिर ये परिस्थितियां खुद को मथने की ज्यादा है और भविष्य में बीजेपी के उस अध्यक्ष को लेकर चिन्हित करने की ज्यादा है जिसकी कमांड में बीजेपी चले और जो बीजेपी के आसरे, यानी दिल्ली के आसरे बीजेपी नहीं चले, उस नए अध्यक्ष के आसरे चले। वो व्यक्ति कौन होगा आप कहेंगे अभी भी सस्पेंस है। वो वाकई सस्पेंस है। वो कौन शख्स हो सकता है, क्योंकि दिल्ली की सहमति अभी भी अपने ही व्यक्ति को लेकर है। उस दिशा में मत जाइए, सिर्फ यह सोच लीजिए कि भविष्य में प्रधानमंत्री भी कौन होगा, यानी बीजेपी का अगवा करने वाला चेहरा कौन होगा। यह अध्यक्ष उसी को चुना जाएगा जिसके आसरे बीजेपी चले और बीजेपी के आसरे नए चेहरे पर मुहर लग सके। बाकी सारी लड़ाइयां अपने अपने कद और चेहरे और राजनीति को पुख्ता तरीके से रखने की है। उसी का प्रतिफल है नागपुर क्यों जला या नागपुर जला। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।